हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें आपको 80 प्रश्न पूछे जाते हैं तो और 20 प्रश्न जो है आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो 80 प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बस आपसे यही विनती करते हैं। अगर आप 2027 का तैयारी कर रहे हैं 10th का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे 4 यानी 10th का, ITI, पॉलिटेक्निक, 12th। अगर आप 10th का कर रहे हैं इसके लिए आप ज्वाइन कर लिए। अगर इसके बाद ITI करना चाहते हैं उसके लिए भी, या DLED करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में देते हुए अपने टॉपिक को। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्या दोस्तों, परावर्तक सतह की जो सूक्ष्मदर्शी संरचना है वह यदि समरूप ना हो तो कैसा परावर्तक होगा। तो दोस्तों, यह समरूप अगर नहीं होगा ना तो इनका परावर्तन जो वह विस्तृत होगा। क्या होगा? विस्तृत। विस्तृत ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का जो पालन करता है वो कैसे होता है। दोस्तों, वो होता है, क्या होता है, कहता है कि नियमों का पालन होता है या नहीं, तो होता है। कहता है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उनको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग, जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहता है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल रहेगा तो आप छोटा यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग कर दें। निकट दृष्टि। अगर यहीं पर उत्तल लेंस रहता है तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष रहते हैं। क्या देते हैं? दूर दृष्टि दोष। आप इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे इनका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या था? अवतल ना, तो इनका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप व्यवहार कर आँख जो है ना वह व्यवहार करते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की। नेक्स्ट है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यानी कि जो नेत्र में प्रवेश करता है ना प्रकाश, उनको कौन नियंत्रित करता है? कैमरा। जैसे कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो प्रकाश निकलता है और वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वही काम हमारे आँख में कौन करता है? तो हमारे आँख में दोस्तों वो आयरिस करता है। कौन? आयरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? आयरिस। नेक्स्ट है, सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं? तो इस ऊर्जा के परिमाण को दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कार्बन की प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है वो क्या होती है। तो कार्बन की दोस्तों 10⁻⁴ होता है। नेक्स्ट है, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 संयोजन है ना, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? दोनों को दोस्तों जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। कैसे? संयोजन यहाँ पे है 1/, कर सकते हैं R बराबर 1/, रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध कह रहा है तो इतना प्लस 1/R2, तो 1/2 प्लस 1/3 दोनों मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों? तो दोनों कैल्शियम 6 होता है। 6 दूतिया 6 तो 3 3 दूनी 6 प्लस 2 तो हो गया 5/6। जब R निकालेंगे तो क्या हो जाए? 6/5 होगा। यह पलट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। क्या दोस्तों? 6/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही इनका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की जो दिशा है वह किस नियम की सहायता से बदलता या बतला सकते हैं। तो नियम पूछ रहे हैं, कौन सा नियम है वो?
दोस्तों मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम है, इसके द्वारा हम बतला सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। तो विद्युत मोटर की शक्ति ना, इनको हम बढ़ाएंगे तो क्या करके बढ़ाएंगे, तो दोस्तों नाल चुंबक को प्रबल करके बढ़ाएंगे। आर्मेचर में लेफ्टों की जो संख्या होती है दोस्तों, ये जो लेफ्टों की संख्या होती है, तांबा का जो लेफ्ट होता है तार का, वह उसके बाद बड़ी धारा प्रवाहित करेंगे। छोटा रहेगा तो कम देगा, तो बड़ा करेंगे तो ज़्यादा। तो यानी तीनों उपाय एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। तो दोस्तों यह बतलाई जा सकती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का जो काम है ना, वो कौन करता है। तो दोस्तों यह करता है वाष्प और संपीड़ित तो गर्म हवा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा दोनों। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया H+Cl2 जो अभिक्रिया करके 2HCl बनाते हैं। दोस्तों देखिए ये 2 हो गया और HCl, तो ये आप याद रखिए। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, ये संयोजन प्रतिक्रिया है। कौन सा संयोजन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहें कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा। तो यानी कि अलग कर दे, विस्थापन मतलब अलग कर देता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा Zn। कौन करता है, Zn यानी जिंक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको दोस्तों चूना पत्थर भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या दोस्तों, इनमें सभी। नेक्स्ट है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों वो औषधि है एंटीसिड। नेक्स्ट यहाँ पे है कहना है दोस्तों निम्नलिखित में कौन क्षारक है। क्या दोस्तों, क्षारक पूछ रहा है। यहाँ पे क्षारक जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ZnO होगा। क्या होगा, ZnO। नेक्स्ट है यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होती है, यानी कि उनको पेट दर्द होने लगता है या गैस बनने लगते हैं, तो दोस्तों तो आप क्या करेंगे, कौन सा उपचार उसको सुझाएंगे, उनको बताएंगे। तो दोस्तों हम क्या करें, उनको बेकिंग सोडा का विलयन देंगे। तो जिससे क्षार यानी अम्ल रहेगा, क्षार देंगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और वो जो गड़बड़ी था उनका, तो जो खराब था वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, तो यह अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक साबुन हो गया, कि दोस्तों साबुन हो गया। इसके बाद दोस्तों सर्प हो गया, सर्फ ये सब अपमार्जक है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों हेमेटाइट जो है ना, यह लोहा का अयस्क है। ठीक है। और एल्युमिनियम का दोस्तों बार बार पूछे जाता है। तो एल्युमिनियम किसका है, तो बॉक्साइट। किसका दोस्तों, बॉक्साइट का। आप लोग याद रखिए बॉक्साइट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस होती है। तो दोस्तों कौन सा गैस होता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है उपधातु है। तो उपधातु कौन सा इन चारों में है दोस्तों, तो दोस्तों गैलियम उपधातु है। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा दोस्तों सिलिकॉन, ये भी उपधातु है, गैलियम भी उपधातु है। ठीक है। यहाँ पे चांदी और सोना, ये दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, स्वतंत्र अवस्था में कौन पाए जाते हैं, तो सोना और चांदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ओलेइक सिटिएरिक पॉमिटियम अम्ल जो है, तो ये सब कौन सा अम्ल है, तो ये दोस्तों वसीय अम्ल है। बस यानी वसा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मिथेन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मेथेन पूछना है, यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो दोस्तों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है। अब दोस्तों कहेगा कि असंतृप्त भी दो प्रकार के होते हैं। इनका सूत्र होता है, एक होता है 2 बॉन्ड, एक होता है 3 बॉन्ड। क्या होता है, 3 बॉन्ड। और संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये 2 बॉन्ड में इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा CnH2n दोस्तों +2, फिर CnH2n दोस्तों -2, ऐसे याद रखिए। और CnH2n
प्लस -2, उसके बाद CnH2n। इतना आप याद रखिए, चारों सूत्र पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें दोस्तों पूछना है कि 6 संयोजक आबंध है या 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है या 9 संयोजक आबंध है। तो दोस्तों इनमें जो है 7 संयोजक आबंध है, ठीक है। टाइलिन परिवर्तित करते हैं। टाइलिन किसको परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों यह मंड को एस्ट्राज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय शोषण यह कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो दोस्तों यह अनुवर्तन रसायन अनुवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है अंकुरित हुए बीजों की जो वृद्धि है वह किसके अग्रभाग पर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यह ऑक्जीन्स के ऊपर होता है, ऑक्जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? तो पौधे के नर भाग का जो नाम है फूल में, वह नाम होता है पुंकेसर। और मादा भाग का नाम क्या होता है? तो दोस्तों स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर, आप याद रखिए, ठीक है। और दोस्तों अंडाशय कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इस तरह से फूल रहता है ना, तो यहाँ पे जिस तरह गोला रहता है यहीं पर अंडाशय होता है, ठीक। आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट है कहता है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो दोस्तों हमारी समानता चीन के विद्यार्थी से अधिक है। नेक्स्ट है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो उभयलिंगी इनमें से कौन सा नहीं है, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उभयलिंगी मछली नहीं है। हाइड्रा है, क्रीम है, केचुआ, ये सभी उभयलिंगी हैं, लेकिन हाइड्रा नहीं है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? तो दोस्तों पुष्प के केंद्र में स्थित जो मादा जननांग है वो स्त्री केसर, इससे पहले हम आपको बताए हैं। और पुंकेसर दोस्तों नर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो आहार श्रृंखला इनमें से दोस्तों जो बनाते हैं वो हैं घास, बकरी और मनुष्य। यानी घास बकरी खाते हैं और बकरी को मनुष्य खाते हैं। घास मछली खाता है? नहीं, इसलिए नहीं हुआ। शैवाल और घास एक ही चीज़ हुआ ना। गेहूँ आम खाता है? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों तो यहाँ पे जो इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो रस निकलता है वो पित्त रस निकलता है। कौन सा दोस्तों? पित्त रस। और दोस्तों कहाँ पे जमा होता है? तो पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है, यानी कि वह टूटता है, वो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। क्या दोस्तों? अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह उत्तरदायी है संतुलन के लिए। नेक्स्ट है समजात अंगों के उदाहरण है। समजात मतलब एक ही जैसा जात। तो दोस्तों यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये दोनों सेम है। हमारा दांत और हाथी के दांत सेम है। आलू एवं घास के फूअस्तारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर डैश होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों समांतर हो जाती है। क्या होती है? समांतर हो जाती है। तो उत्तल दर्पण में पूछ रहे हैं, कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ना वास्तविक नहीं बनता है, केवल आभासी। तो दोस्तों केवल आभासी कहाँ पे बनता है? तो समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? कौन सा दोस्तों? वास्तविक नहीं बनता, मतलब काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक किस में बनता है? तो दोस्तों यह समतल दर्पण में बनता है, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पे समतल और उत्तल देता तब क्या कहता है, समतल उत्तल दोनों देते। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन हम किए हैं। नेक्स्ट है, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों धारा का जो मान होगा दोस्तों वो होगा शून्य। क्या होगा, लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज़्यादा प्रकाश देगा। तो 100 वाट है और 40 वाट, दोस्तों ज़्यादा वाट वाला ही ज़्यादा प्रकाश देगा। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी उपस्कर का वाटेज जो है दोस्तों वो क्या होता है। तो दोस्तों यह वाटेज उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करते हैं। जितना वोल्टेज होगा ना उतना ही वाटेज होगा। नेक्स्ट है कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो पानी की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों। तो दोस्तों यह गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। और दोस्तों आप लोग याद रखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र mgh और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² होता है। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो मिलती हैं वो मिलती हैं प्रत्यावर्ती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती ही मिलेगा। कहता है समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है। तो समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में परिमाण बदल जाता है। क्या दोस्तों, परिमाण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। CNG है, LPG है, बायोगैस है और यहाँ पे कोयला है। तो दोस्तों कोयला का करते हैं, LPG का करते हैं। अब बचा CNG और बायोगैस। तो बायोगैस का भी करते हैं, CNG का नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों आप लोग गलत हैं, इनका भी करते हैं। CNG का प्रयोग गाड़ी में भी करते हैं, आप याद रखें, इसलिए आप लोग गलत किए। बायोगैस यहाँ पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आदर्श ईंधन से दोस्तों इनमें से कोई गैस उत्सर्जित नहीं होती है। दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो हाइड्रोजन आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है ना यह उत्सर्जित होती है। यानी कि आदर्श गैस क्या होता है, जिसमें कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं निकलती हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए। तो दोस्तों यह ऊर्जा का मान पूछ रहे हैं तो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारक। क्या होते हैं, क्षारक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्न में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है। तो रसायनों का राजा दोस्तों हम लोग कहते हैं H2SO4 को। किसको, H2SO4। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा इनमें से कौन सा है, तो NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय प्रकृति का यहाँ पे Na2O होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन जो मुक्त करता है दोस्तों वो कौन से होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं Zn, जिंक। क्या दोस्तों, जिंक। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक विस्थापन प्रतिक्रिया करता है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया यहाँ पे दोस्तों AgNO3 घोल एवं कॉपर, ये जब अभिक्रिया करता है ना तो विस्थापन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या हो रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एथिलीन का अणु है। तो एथिलीन का अणु कौन सा होता है दोस्तों, तो समतलीय होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है।
आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो ये दोस्तों हो जाए आपको मैग्नीशियम के, ठीक है, सॉरी मैग्नीज। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं? सबसे अधिक तत्व दोस्तों छठा आवर्त में होते हैं। नेक्स्ट है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का तत्व पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हीलियम। कौन दोस्तों? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सब होता है। इनको दोस्तों वर्ग 18 का तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग 18 का तत्व। नेक्स्ट यहाँ लिथियम दोस्तों ध्यान है ना, सबसे भारी तो होता है दोस्तों लिथियम, सबसे भारी, ठीक है, आप लोग याद रखिए, या सबसे हौला, इन दोनों में से लिथियम के बारे में आप लोग कमेंट कर जरूर दीजिएगा। कहता है कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? दोस्तों न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1893 में दिया था। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। और मोसले ने आवर्त सारणी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है तो दोस्तों हुआ है हरित लवक। कौन सा दोस्तों? हरित लवक। इनमें समानता किसका उपयोग कोशिका द्रव ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का। किसका दोस्तों? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से पत्तियों तक पहुंचने की जो क्रिया है ना, वह किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो दोस्तों यह संपन्न होती है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। फोलियम के द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो इनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण। किसका दोस्तों? भोजन का स्थानांतरण। और इन दोनों को क्या कहते हैं? तो जटिल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल ऊतक कहते हैं। और यह किसका भाग है जटिल ऊतक? तो दोस्तों यह पादप ऊतक का भाग है जटिल ऊतक। किसका? पादप ऊतक का। पादप ऊतक कितने भाग होते हैं? 2, जटिल ऊतक और सरल ऊतक। आप लोग याद रखिए, ठीक है। सरल मतलब अस्थायी ऊतक भी इनको कहेंगे। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो दोस्तों जिसमें बीज नहीं पाया जाता है तो वह जो होता है ना, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, वो कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों वह जनन है। क्या दोस्तों? जनन। यह दोस्तों वंशागति कहते हैं ना, एक के बाद एक, यानी कि दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो वंश है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों, कहना है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट जो संबंध है वह किससे है? तो चिंपैंजी। किससे? चिंपैंजी। नेक्स्ट उस पौधे का नाम बताएं जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो दोस्तों वो मटर का पौधा। किसका दोस्तों? मटर का। नेक्स्ट है तापमान, वर्षा, पवन आदि हैं पर्यावरण के डैश। तो दोस्तों ये सभी जो है ना पर्यावरण के भौतिक कारक। क्या दोस्तों? भौतिक कारक। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुँचाने की जो विधि है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधों के जड़ के समीप जल पहुँचाने की विधि को दोस्तों हम लोग कहते हैं टपकन सिंचाई। क्या कहते हैं? टपकन सिंचाई, यानी कि पानी टप टप यानी कि बूंद बूंद देते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों इनका स्रोत होता है केंद्र विखंडन ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। किसके द्वारा? दोस्तों लाइपेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ग्लूकोज नहीं दोस्तों, ये ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, यहाँ पे सुक्रोज हो जाए। क्या दोस्तों? सुक्रोज। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि दोस्तों पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप कहाँ पे, पादप के जो अपशिष्ट होता है वो कहाँ इकट्ठा रहता है या जमा होता है दोस्तों? तो वह छाल में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, कोशिकीय रिक्तिका यानी खाली स्थान, कोशिका के खाली स्थान पे भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं इनको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। इस तरह से यह बना होता है, ठीक है, इस तरह से यह बना रहता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इस तरह से।
यही नेफ्रॉन होता है, इसको वोमेन संपुट कहते हैं। तो आप लोग इतना याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट कर